हेलो फ्रेंड्स, आज की जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है व्हाट इज नैनो लिक्विड यूरिया। नैनो लिक्विड यूरिया क्या है? दोस्तों, जो हमारी फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज रहती हैं उसमें जो हमारा यूरिया का जो फॉर्मेशन या प्रोडक्ट बनता है वो हमारा पिल फॉर्म में, ग्रेनुलर फॉर्म में रहता है। अब ये नैनो लिक्विड फॉर्म में क्या है, ये लिक्विड फॉर्म कैसे अलग है कन्वेंशनल यूरिया से, उसके क्या क्या हमारे नैनो यूरिया के बेनिफिट्स हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड, या हमारा जो इम्पोर्ट जो हम बाहर से मंगाते हैं उस पर हमारा क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कशन करेंगे। साथ में हम ये भी जानेंगे कि भाई जो हमारा देश है वो आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर होने के लिए हम क्या क्या ऐसी चीज़ें लाएं जिससे हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर कम पड़ जाए और हम अपना प्रोडक्शन खुद से ही इतना बढ़ाएं ताकि निर्भरता कम होने से हम अपना जो है सेल्फ रिलाइजेशन बढ़ेगा, आत्मनिर्भर कृषि की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, हमारा देश भी आगे की तरफ बढ़ेगा। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ टेक्निकल मंत्र में, जिसमें मैं आपको आगे बताऊंगा इसके यूजेस के बारे में, इसके बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसमें जैसे कि मैंने बिगिनिंग में ही कहा कि लिक्विड नैनो यूरिया, अब इसके सीधी सी बात है, कोई भी चीज़ जब इंट्रोड्यूस होती है तो उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? तो बेनिफिट्स में मैंने ये पॉइंट यहाँ पर कवर किया है। नॉर्मली अगर हम सिंपल लेमन भाषा में कहें तो जो हमारी एक बोरी जो यूरिया की आती थी उसकी पूरी जो ताकत है, उसकी जो पूरा का पूरा जो कैपिटलाइजेशन है वो एक बोतल में सिमट के आ गया है। दोस्तों, इफ्को कलोल ने इसका सबसे पहले प्रोडक्शन किया है लिक्विड नैनो यूरिया का, और आगे ऐसे बहुत से प्लांट अभी आने हैं। तो अभी इसमें क्या है कि जो एक बोरी है उसकी जो पूरी की पूरी जो है एक बोतल में ताकत समा गई है। आधा लीटर की बोतल है, 500 ml कह लो, जिसमें करीब 40,000 ppm तक नाइट्रोजन होता है। तो दोस्तों, इस समय फायदे क्या हुए? फायदा ये हुआ, नंबर 1 पॉइंट लिया है ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज में। दोस्तों, जैसे कि हमको मान लीजिए जरूरत के लिए 10 बोरी चाहिए थी या 20 बोरी चाहिए थी, तो हमको 20 बोरी के लिए एक ट्रॉली अरेंज करनी पड़ती थी। अब हमको 20 बोरी की ताकत किस में आ गई? 20 बोतल में आ गई, वो भी आधा लीटर की। तो हम क्या करेंगे भाई, अपना एक बैग लेंगे, सिंपल मोटर बाइक पे लगाएंगे, तो हमको ट्रांसपोर्टेशन में फैसिलिटी मिल गई। इससे किसान भाइयों को बहुत फायदा हुआ है। दूसरा, स्टोरेज। जब जो हमारी फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज हैं उसमें जो हमारा स्टोरेज रहता है वो साइलो के फॉर्म में रहता है, तो उसमें बहुत ही वियर एंड टियर रहते हैं, बहुत से रख रखाव करना पड़ता है उसके स्टोरेज के लिए, जिसमें बोतल वाले में बहुत ईजी है इसके स्टोरेज की अगर हम बात कर रहे हैं। सेकेंडली क्या हुआ भाई, इम्प्रूव एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी। एक कृषि में एक स्थिरता आई है इसके आने से, एक स्टेबिलिटी दिखाई देने लगी है। वही इससे क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हैं, कैसे कैसे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, जो कि मैंने आगे के पॉइंट्स में कवर किया है। जैसे कि मैंने लिखा है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी विद क्वालिटी एंड रिड्यूस कंजम्पशन। इससे हुआ क्या है कि पैदावार बढ़ी है, कंजम्पशन कम हो गया है और क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई है। मतलब तीन फायदे। मतलब सेम एरिया में हम जो यूरिया डाल रहे थे, मान लो पहले हम डाल रहे थे 2 बोरी, तो 2 बोरी की जगह जो है अब हमारा हो सकता है कि भाई एक बोतल में ही काम चल जाए। तो हमारा कंजम्पशन कम हो गया है यूरिया का, सेम प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन हमारा बढ़ा है विद क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई है। तो हमारी बचत ही बचत है इसमें किसान भाइयों के लिए। तीसरा क्या है कि रिड्यूस हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। दोस्तों, जैसे यूरिया जो ग्रेनुलर फॉर्म में, कन्वेंशनल फॉर्म में रहता है, तो उसमें जब हम इसका छिड़काव करते हैं तो बहुत से हमारे अस्थमैटिक पेशेंट रहते हैं, उसकी डस्ट ऊपर उड़ती है, या उसके साइज में कभी कभी बहुत ही बारीक साइज भी आ जाता है, तो उसकी डस्ट फॉर्मेशन होने लगता है। तो उससे जो डस्ट है वो, उससे हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती थी। तो एक तो उससे में छुटकारा मिल गया। दूसरा, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। ऑब्वियसली जो डस्ट है वो कहाँ जाएगी? एयर में जाएगी। दूसरा, जो एक मैकेनिज्म है, इसकी मैकेनिज्म ये रहता है, जैसे कि हमने यूरिया का छिड़काव किया, फिर उसमें जो कि यूरिया का जो नेचर होता है वो हाइड्रोस्कोपिक रहता है, तो वो पौधों में वो पानी के माध्यम से जो घुल जाता है, फिर वो पौधों की जड़ों में जाता है, तो स्लो रिलीज होता है नाइट्रोजन का धीरे धीरे। तो कभी कभी पानी की अधिकता से वेस्टेज बहुत होता है, मान लो पानी बहुत ज़्यादा अभी हाइड्रोस्कोपिक तो उसी में घुल जाता है। तो इससे क्या होता है कि करीब 30 to 40% ही कन्वेंशनल यूरिया यूज में आ जाता है, जबकि हम अगर लिक्विड नैनो यूरिया यूज करते हैं तो वो इसमें, जैसे हमने नेक्स्ट पॉइंट लिया, अप टू 80% इफेक्टिव है इन प्रोवाइडिंग नाइट्रोजन टू द प्लांट। मतलब कहने का ये है, जैसे कि हमने यूरिया डाला तो नॉर्मल प्रोसेस नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस रहता है,
और इसमें जो लिक्विड नैनो यूरिया उसका साइज बहुत कम होने के कारण ये पौधों की पत्तियों पे जाएगा। पत्तियों में छोटे छोटे बारीक सुराग रहते हैं, उस सुराग में वो चला जाता है। जितनी पौधे को ज़रूरत है उतनी ही वो नाइट्रोजन लेता है। तो धीरे धीरे वो स्लो रिलीज नाइट्रोजन करता है। इससे हमारा यूरिया का कंजम्पशन जो है वो कम होता है, पैदावार बढ़ती है, क्वालिटी इम्प्रूव होती है। तो इसलिए कहा कि इसकी 80% तक इफेक्टिव रहता है। जो भी एग्जिस्टिंग में यूज करते हैं वो करीब करीब 40% तक ही यूज रहता है, यूज हो पाता है, प्रभावी है, और बाकी का वो वेस्ट हो जाता है। इट रिप्रेजेंट्स इन प्लांट्स फॉर ए लॉन्ग टाइम बिकॉज प्लांट टेक्स अप नैनो यूरिया एज मच इट नीड्स। वही हमने बताया, जितनी पौधे को जरूरत है नैनो यूरिया उतना ही लेता है, और वो ऑब्वियसली एफिशिएंसी तो बढ़ा ही रहा है। अब बात आती है इसको भैया हम मिलाएं कैसे, मिक्सचर कैसे बनाएं। तो केवल 5 ml नैनो यूरिया यूज होता है। अगर 1 लीटर पानी हमें इसमें मिलाना है, 1 लीटर पानी मिलाओ, 5 ड्रॉप इसमें, 1 ml 1 ड्रॉप 1 ml के बराबर होती है, मतलब 5 ml नैनो यूरिया मिलाओ, तो मिक्सचर जो बनेगा जैसे जैसे क्वांटिटी है लीटर में बढ़ेगी वैसे वैसे ml भी ड्रॉप में इसकी बढ़ती जाएगी। वैसे हम मिक्सचर एक बना लेंगे जो हमें इसका छिड़काव करना है। नेक्स्ट पॉइंट में बोला कि प्रमोट कर रहा है किसको, आत्मनिर्भर भारत को, आत्मनिर्भर कृषि को। ये हमारा मेन पॉइंट इसलिए बन जाता है क्योंकि ये हमारे प्रधानमंत्री जी का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है। क्यों है क्योंकि जो भारत है वो हमारा 2nd लार्जेस्ट कंज्यूमर है किसका, फर्टिलाइजर का वर्ल्ड में, और नंबर 3 है हम फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में, यानी कि प्रोडक्शन में तो हम नंबर 3 है, लेकिन कंज्यूम कितना कर रहे हैं, नंबर 2 है। तो इसको होना चाहिए रिवर्स, मतलब हमको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो अब हमको इंपोर्ट कैसे कैसे कम हो, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। नंबर 1 भाई, हम ज़्यादा से ज़्यादा नैनो यूरिया के प्लांट लगाएं। अभी हाल ही में 8 रिसेंट और प्लांट हमारे आने हैं फ्यूचर में, कि अभी 1 प्लांट लगा, अभी 8 प्लांट और लगाएंगे। तो भाई हम नैनो यूरिया के और नए प्लांट लगाएंगे, इससे हम इंपोर्ट कम कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं भाई, जो हमारा यूरिया अभी एग्जिस्टिंग में जो कन्वेंशनल यूरिया बन रहा है उसका यूज हमारे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में ही हो, उसकी कालाबाजारी ना हो। तो उसके लिए हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसको 100% नीम कोटिंग कर दिया है। यानी कि जो हमारा प्रोडक्शन बना यूरिया का, उसमें हमने नीम कोटिंग, नीम का जो है ऑयल रहता है उसका स्प्रे कर देते हैं। तो उससे क्या हमें फायदा मिला, इसका कहीं और मिसयूज नहीं होगा, यूरिया केवल और केवल कृषि में ही यूज होगा, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में ही यूज होगा। तो एक तो हमने क्या किया, नैनो यूरिया के नए प्लांट लगाएंगे, 8 नए प्लांट लगाएंगे कमिंग ईयर्स में। नंबर 2 नीम कोटिंग कर दी हमने 100% यूरिया की। नंबर 3 गवर्नमेंट ने क्या किया कि सॉइल हेल्थ कार्ड इशू किया है। सॉइल हेल्थ कार्ड से क्या होगा कि हम इसमें सॉइल की टेस्टिंग कर सकते हैं, हमें पता चलेगा कि भाई इसमें जो सॉइल यूज हो रहा है उसको क्या उसकी ज़रूरत है, उसमें हम किस तरह की खाद का उपयोग करना है, हमारे कौन कौन से न्यूट्रिएंट उसमें आवश्यक हैं, जिससे कि हम उसकी पैदावार बढ़ा सकें। तो एक ये भी स्टेप्स गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। इसके बाद एक स्टेप गवर्नमेंट ने लिया कि भाई हमारे जो बंद कारखाने हैं, बंद फैक्ट्री है, उनको चलाना है, या जो पुराने प्लांट है उनको नया करना है, ऑयल वेस्ट उनको गैस वेस्ट करना है। इसी कड़ी में जो हमारे यूपी में, बिहार में, इसके बाद जो है बात करें तो झारखंड, उड़ीसा, इन सभी जगह, तेलंगाना में ये नए प्लांट लगाए जा रहे हैं या उनको रिनोवेट किया जा रहा है। इसी कड़ी में जैसे गोरखपुर में प्लांट चल गया है। अभी हाल ही की बात करें तो अक्टूबर के महीने में करीब ये बरौनी और सिंदरी में भी एक जो फर्टिलाइजर यूनिट लग रहा है वो भी चल जाएगा। उससे भी करीब करीब हमारा 6 लाख टन यूरिया का प्रोडक्शन होगा। तो वो भी एक हमारा बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा आत्मनिर्भर भारत की तरफ। अब जैसे कि मैंने कहा कि भाई अब बर्डन क्या है, गवर्नमेंट पे बर्डन देखिए दोस्तों कितना है। जो एक यूरिया अभी जो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन हो रहा है, एक बोरी सपोज आती है 300 रुपए की, और गवर्नमेंट जो इंपोर्ट करती है उसकी लागत रहती है 3500 रुपए, यानी कि 3200 रुपए गवर्नमेंट सब्सिडी बर्डन झेलती है। अब सोचिए कितना लॉस होता है, कितना बर्डन है। तो उस बर्डन को हमें कम करना है, मिनिमाइज करना है। तो उसके लिए जो स्टेप्स है वो गवर्नमेंट ले रही है। इसलिए दोस्तों जो ये लिक्विड नैनो यूरिया, ये इसमें बहुत ही रिवॉल्यूशनरी एक्शन होगा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए। नेक्स्ट पॉइंट जैसे मैंने लिया है कि भाई इसमें कोई केक फॉर्मेशन नहीं रहता है, क्योंकि जो अभी कन्वेंशनल यूरिया जो बन रहा है
उसमें क्या रहता है, क्योंकि वो हाइड्रोस्कोपिक नेचर में होता है, जैसे ही पानी के संपर्क में, मॉइस्चर के संपर्क में आता है तो उसमें क्या लम्स बन जाते हैं, केक फॉर्मेशन होने लगता है, लॉसेस बहुत होते हैं उससे। तो इसीलिए नेक्स्ट स्टेप मैंने लिखा है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फर्टिलाइजर एंड मिनिमम लॉसेस। इसलिए लिक्विड नैनो यूरिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही यूजफुल है। तो दोस्तों ये हमारे देश के लिए या हमारे टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लिए, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए बहुत ही रिवोल्यूशनरी होने वाला है। इसकी टेक्नोलॉजी को हम जितना समझेंगे और जितनी हम जैसे कि मैंने कहा कि ये कई किसानों को इसकी भी नॉलेज नहीं होती है, सॉइल हेल्थ कार्ड वगैरह कैसा है, इसकी जो है टेस्टिंग होती है, कैसे इसकी पैदावार बढ़ जाती है, इसके बारे में भी बहुत जानकारी होना जरूरी है। तो जानकारी को जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे, अपना ज्ञान के विस्तार को और ज़्यादा ब्रॉड करेंगे, तो अपनी नॉलेज को बढ़ा के हम भी अपने देश में छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन से एक बड़ा रेवोल्यूशनरी एक्शन ला सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक हमारा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के ऊपर था, लिक्विड नैनो यूरिया के ऊपर था। इसमें आपको कोई डाउट्स हो, क्वेश्चन हो, आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आगे भी मैं बहुत अच्छे अच्छे टेक्निकल टॉपिक्स भी लाऊंगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, अब मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।